भारत माता की। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। पूरी पार्टी बहन जी संपत्ति पार्टी बन गई। सुनो प्रधानमंत्री जी, मैं देश के एक आम नागरिक हूँ। आपका भाषण सुनती रहती हूँ। आप बहुमत से जीते हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, इसलिए आपके पद की इज्जत करती हूँ। लेकिन सच कहूँ, आपके भाषणों का स्तर देख सुनकर आपके लिए इज्जत खत्म होती जा रही है। जब आपको बहुमत मिला और आप प्रधानमंत्री बने तो मैंने गुजरात दंगों के बाद आपके लिए मन में पनपी नफरत को किनारे कर दिया। सोचा देश की जनता ने भी सब कुछ भूलकर बदलाव के लिए, देश में कुछ अच्छा होने की आशा से आपको, आपकी पार्टी को जिताया है, तो क्यों ना इस मौके पर आपको स्वीकार कर लिया जाए। सो स्वीकार लिया कि आप प्रधानमंत्री हैं। लेकिन सुनो प्रधानमंत्री जी, आपका हर भाषण अंदर से हिला देता है। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। बार बार लगता है देश को संबोधित करने के लिए क्या एक प्रधानमंत्री की भाषा का ये स्तर होना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी, ये मेरे प्यारे देशवासियों की आप क्या कंडीशनिंग करने पर तुले हैं? क्यों बरगलाते हैं आप उन्हें? क्यों सही सोचने नहीं देते आप उन्हें? मेरी विनती है आपसे, मेरे देश को हिंदू मुसलमान, ऊंच नीच, जात पात के नाम पर मत बांटिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। आप बांट रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और मैं मेरे देश का धर्म के नाम पर बंटवारा बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरे जैसे कई लोग आपके भाषणों से बनने वाले देश की कल्पना कर पा रहे हैं और इसीलिए आपका विरोध भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी विकास को वनवास मिल गया है। विकास का वनवास भी खत्म होना चाहिए। आप किस विकास की बात करते हैं? सिर्फ सड़कें बन जाना ही विकास नहीं होता है। अगर ऐसा है तो 69 साल में भी ऐसा विकास तो हुआ ही है। अपनी जनता से जुड़िए, उनके हितों को समझिए, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करिए। शिक्षा, स्वास्थ्य का अधिकार सुलभ करिए, सबको जागरूक बनाइए। अपनी जनता को अब कम से कम वोट बैंक मत समझिए, उन्हें अपना मानिए, देश को अपना मानिए। मैं पूछती हूँ आपसे कि आप मेरे देश को क्या बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? आप विभिन्नता में एकता वाले मेरे सुंदर देश को क्यों बांटना चाहते हैं? आप अपने हर भाषण में एक ही झटके में 69 साल के मेरे देश को खारिज कर देते हैं। आप एक ही झटके में जवाहरलाल नेहरू के लोकतंत्र को नकार देते हैं, जिनकी दूरदर्शिता और सपने के बल पर ही इस देश ने 69 साल पूरे किए हैं। क्या आज जो देश खड़ा आपको सौगात में मिला है, जिसके प्रधानमंत्री बना आप अच्छे दिन का सपना दिखाते हैं, वो सब क्या मैजिक स्टिक से हो गया? क्या किसी ने कुछ भी नहीं किया? हाँ प्रधानमंत्री जी, बिल्कुल मैं मानती हूँ कि कांग्रेस अपनी राह से भटक गई। नेहरू गांधी के बनाए अपने मूल उद्देश्यों का उसने एक हद तक पतन किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि 69 साल के इस लोकतंत्र को खड़ा करने में कांग्रेस के योगदान को सिरे से ही नकार दिया जाए। मैं, मेरी पीढ़ी के लोग, हमारे बच्चे, हमारे युवा जो आपको देख सुन रहे हैं, उनके समक्ष सत्य और न्याय की बात कहिए। जुमले तो आते जाते रहते हैं, लेकिन सत्य तो सत्य होता है, अटल होता है ना प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी, मेरे विचारों को सुनकर आप और आपके अंधभक्त ये ना समझें कि मैं कांग्रेसी हूँ। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, मैं इस देश की नागरिक हूँ, इस लोकतंत्र का हिस्सा हूँ, जहाँ कोई भी आपकी तरह अपने मन की बात कर सकता है। जो मैं कह रही हूँ वो मेरे मन की बात है। ऐसा नहीं है कि आपके काले धन पर किए फैसले पर लोगों ने, यहाँ तक कि आपके धुर विरोधियों ने भी आपका साथ ना दिया हो। यही तो हमारे लोकतंत्र की पहचान है प्रधानमंत्री जी, कि हम सही को सही कहते हैं और गलत को गलत। इसे स्वीकारिए साहब। प्रधानमंत्री जी, मुझे तो लगता है आपको अब तक यकीन नहीं हुआ है कि आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वरना आप अपने भाषणों में हल्की बातें कभी ना करते। कोई भी सरकार जो वोट के लिए धर्म के आधार पर देश को बांटती है वो गलत है, पर आप तो कम से कम ऐसा ना करें। आप क्यों भूल जाते हैं प्रधानमंत्री जी, दुनिया के एक बड़े लोकतंत्र की अरब जनता के नुमाइंदे हैं आप संघ प्रचारक थे, हैं नहीं, अब आप प्रधानमंत्री हैं। वास्तविकता को स्वीकार कीजिए,
संकीर्ण सोच के दायरे से ऊपर उठिए। एक व्यक्ति के रूप में, एक प्रधानमंत्री के रूप में ऐसी अनुकरणीय छवि पेश कीजिए कि इतिहास नेहरू की तरह आपको भी दिल से माने। आपके देश के एक नागरिक, ऋचा साकल्य।